हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल रवि स्टडी IQ जीके। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2024 का करंट अफेयर। तो देखिए यहाँ पर मैं टोटल 5000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपका पहला पार्ट आज मैं लेके आई हूँ। और जैसे 2023 में हमने डिस्कस किए थे 2400 क्वेश्चंस को, जिसमें पूरा 2023 मैंने कवर कराया था, तो वैसे ही 2024 की सीरीज़ होगी जिसमें हम टोटल 5000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरे 5000 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हर हफ्ते आपके लिए एक वीडियो आएगी जिसके थ्रू आपके पूरे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर कवर हो जाएंगे। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम 2024 के अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, देश के सर्वोच्च सम्मान जो कि है भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बात हुई है देश के सर्वोच्च सम्मान की, जिसका नाम है भारत रत्न, और यहाँ पर बात हुई है 2024 की। तो देखिए 2024 में भारत रत्न ये कितने लोगों को दिया जाएगा। तो अभी तक 2 लोगों का नाम अनाउंस हुआ है, जो कि है लाल कृष्ण आडवाणी जी और एक है कर्पूरी ठाकुर। ये कौन है? ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इन्हें जो है पहले अनाउंसमेंट कर दिया था इनका नाम, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही नाम अनाउंस हुआ है किसका? लाल कृष्ण आडवाणी जी का। तो ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर इन दोनों को दिया जाएगा इस साल का क्या? भारत रत्न अवार्ड। देखिए मैक्सिमम 3 लोगों को ही हम अवार्ड दे सकते हैं एक साल में। 2 लोगों का नाम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, अभी जब तक मिलते हैं अवार्ड तब तक शायद एक और नाम अनाउंस हो भी जाए। तो इसलिए अभी तक तो आपको सिर्फ 2 ही नाम याद रखने हैं। एक है आपका कर्पूरी ठाकुर जी और दूसरे हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, तो भारत रत्न 2024 किसको मिलेगा? लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें देश के सर्वोच्च सम्मान की, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सा है। तो ये है भारत रत्न और इसकी स्थापना ये हुई थी 1954 में। इसमें जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनको क्या मिलता है? तो देखिए प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति जी के द्वारा एक हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र या फिर आपके एक सनद मिलती है, और साथ ही में एक पीपल के पत्ते के आकार का कुछ इस तरीके का मेडल होता है जो इन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न और स्थापना की गई थी 1954 में। और राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद मिलती है या फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और साथ ही में एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक भी यहाँ पर प्रदान किया जाता है। इस बार 2 लोगों को मिला है। पहला नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी और एक है आपके कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बात हुई है पद्म विभूषण की। 3 प्रकार के पदक होते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पद्म विभूषण ये कितने लोगों को दिया गया है। तो देखिए पद्म विभूषण की बात करें तो 5 लोगों को दिया गया है। या आप फोटो देख सकते हैं 5 की यहाँ पर। अब जान लेते हैं सभी के नाम। तो देखिए ये है वैजयंतीमाला बाली। तो ये कहाँ से है? तमिलनाडु राज्य से है। किस क्षेत्र में मिला है? तो कला के क्षेत्र में मिला है। फिर है ये चिरंजीवी, आपने इनका नाम सुना होगा, कला के क्षेत्र में मिला है, आंध्र प्रदेश से है। वेंकैया नायडू जी की बात करें तो आंध्र प्रदेश से है और सार्वजनिक मामलों के सार्वजनिक मामलों में इन्हें मिला है, और ये हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बिंदुएश्वर पाठक की बात करें तो मरणोपरांत इन्हें दिया गया है सामाजिक कार्य में, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बिहार से। पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें तो कला क्षेत्र में मिला है, कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये करती है तमिलनाडु से। तो ध्यान रहेगा 5 लोगों को मिला है, जिसमें 2 फीमेल हैं, एक को मरणोपरांत मिला है और एक हमारे पूर्व क्या रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओला के CEO भावेश अग्रवाल का AI स्टार्टअप देश का पहला AI यूनिकॉर्न बना है, इसका नाम क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो इसलिए है क्योंकि AI आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, भावेश अग्रवाल जो कि ओला कंपनी के CEO हैं, उनके द्वारा इस स्टार्टअप को शुरू किया गया था और ये अब बन चुका है AI यूनिकॉर्न देश का पहला। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कृत्रिम। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो C है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए AI के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि आजकल हम बहुत सारी चीज़ों में AI के बारे में सुनते हैं। तो AI क्या होता है? तो AI का अर्थ होता है बनावटी या फिर आपके आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम तरीके से बनाई गई
बौद्धिक क्षमता मतलब ऐसा आप समझिए कि मशीनों के अंदर आप ऐसा दिमाग डाल देते हैं कि वो इंसान की तरह बिहेव करता है, इंसान की तरह चीज़ों को समझता है और उस चीज़ को शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ यही होता है कि मशीनों को बौद्धिक क्षमता प्रदान करना। अब बात आई है यूनिकॉर्न की। तो यूनिकॉर्न क्या होता है? ये है जब कोई भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा होता है तो उसी को हम कहते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। देखिए वैसे तो काफ़ी सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऑलरेडी भारत में हैं, लेकिन एआई स्टार्टअप की बात करें तो ये पहला है भारत का, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्या? कृत्रिम। और ये किसने डेवलप किया है? तो भावेश अग्रवाल जो कि ओला कंपनी के सीईओ हैं, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ ये बनाई गई है? तो अगर हम बात करें 26 जनवरी 2024 की, तो इस बार बनी है 75वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पोली उमरिगर पुरस्कार ये प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब राज्य से ये बिलोंग करते हैं और इन्हें मिला है 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पोली उमरिगर पुरस्कार, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए ये तो है पुरुष वर्ग में, मतलब सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ये है पुरुष वर्ग में। वहीं बात करें फीमेल कैटेगरी में तो ये बनी है दिव्या शर्मा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने या फिर आप कहें टोल प्लाजा पर प्रतिबंध या फिर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? एक वाहन एक फास्टैग। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने के लिए और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए इस सुविधा को शुरू किया है। नाम है इसका एक वाहन एक फास्टैग। आपको बस यही ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन को पजल करके वो दे सकते हैं। तो नाम है इसका एक वाहन एक फास्टैग। अब इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए कई वाहनों के लिए एक फास्टैग का इस्तेमाल करना या फिर किसी एक वाहन से कई फास्टैग को जोड़ना, तो यही इसका बेसिकली उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ट्राई, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ट्राई की यानी कि TARAI की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 1997 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसके अभी बन चुके हैं अनिल कुमार लाहोटी। अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर बात हुई है एशियाई क्रिकेट काउंसिल की और ये लगातार तीसरी बार बने हैं तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जय शाह जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ACC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन? जय शाह। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है ACC की, तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। मुख्यालय है इसका कोलंबो यानी कि श्रीलंका में और अध्यक्ष है इसके वर्तमान में कौन? जय शाह। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ये किस तिथि को की गई है? तो देखिए काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक था, भारत में पूरे इसका जश्न मनाया गया था। तो इसमें आपसे पूछा है कि 51 इंच की जो रामलला की मूर्ति है अयोध्या राम मंदिर में, इसकी प्राण प्रतिष्ठा ये कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 22 जनवरी 2024। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब थोड़ा मंदिर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मंदिर का शिलान्यास ये हुआ था 5 अगस्त 2020 को। मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये बना है नागर शैली में। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये प्रधानमंत्री जी ने यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और मंदिर का डिज़ाइन ये किया था किसने? चंद्रकांत सोमपुरा जी ने। और रामलला की मूर्ति ये किसने डिज़ाइन की है? तो ये बनाई है
अरुण योगीराज ने, जो कि कहाँ से है, कर्नाटक से है। तो इतनी फैक्चुअल चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, और इसके अलावा शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2000 को। और मंदिर की शैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागर शैली में ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बना है? तो देखिए, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला चौथा राज्य ये बना है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यूपी के काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चौथा राज्य बना है इसको अपनाने वाला, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश। अब देखिए, ये तो है चौथा राज्य। अब आपके माइंड में आएगा कि स्टार्टिंग के 3 राज्य कौन से थे? तो स्टार्टिंग के 3 राज्य ये थे आपके गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। अब कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो उसका उद्देश्य तो होता है ना, तो इसका उद्देश्य क्या है? सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना। पहले 3 राज्य थे गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, और इन सब में से अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य ये था आपका गुजरात। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो ये मना है 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इसकी थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और थीम क्या है? तो थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम, यानी कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम है। मैं रिकमेंड करूँगी जो भी यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो वो इसके साथ साथ आप इंग्लिश की भी जो थीम रहती है ना, उसको ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार क्या होता है कि हिंदी वाले ऑप्शंस में भी वो इंग्लिश में थीम डाल देते हैं। इसलिए किसी भी तरीके से हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन हमें पता होता है लेकिन किसी न किसी वजह से हमारी गलती से हम उसको मतलब गलत कर देते हैं। तो ध्यान रहिएगा, आपको दोनों ध्यान रखने, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम है। अब इसको बनाते क्यों है? तो देखिए, नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में बताना और साथ ही में चुनावी जागरूकता को पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये मना है 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। अगेन इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और थीम क्या है? स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। तो ये इसकी थीम है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उद्देश्य क्या है? वही कि हमारे देश में भारतीय संस्कृति और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना, ये इसका बेसिकली उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश ये बने हैं जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, इनको शपथ जो दिलाई है वो दिलाई है हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में, DY चंद्रचूड़ जी ने इनको शपथ दिलाई है। और इसी के साथ में अभी वर्तमान में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे 34 जज हो चुके हैं, और 34वें जज के रूप में शपथ किसने ली है? वो ली है जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने, इसलिए नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, फिर किसे चुना गया है? तो ये है न्यूजीलैंड के प्लेयर, नाम है इनका रचिन रविंद्र, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ICC की बात करें, मुख्यालय इसका दुबई में है, स्थापना हुई थी 1909 में। CEO ये है जियोफ अल्लार्डिस, और अध्यक्ष तो ये है ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए किस गैस का उपयोग किया गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फांसी की सज़ा के लिए दोषी को मतलब देने के लिए किस गैस का उपयोग यहाँ पर किया गया है? तो गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है यूजिन स्मिथ, जो कि कैथिन यूजिन स्मिथ, जो कि 58 वर्षीय हैं और अल्बामा जेल में ये बंद है, और इन्हें ही जो है अभी नाइट्रोजन गैस के सहारे फांसी की सज़ा, फिर आप कहें कि मौत की सज़ा, ये सुनाई गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है कहाँ पर? उड़ीसा की मयूरभंज में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी मेलेनिस्टिक क्या होता है? तो देखिए, मेलेनिस्टिक एक तरीके से ये बाघ ही है, जो कि बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ प्रकार होता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे ब्लैक टाइगर के नाम से भी जानते हैं।
और ये जो सफारी बनाई है इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है नंदनकानन चिड़ियाघर से अधिशेष बाघों और जंगली जानवरों के लिए अयोग्य लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त बाघों को घर देना, ये इसका उद्देश्य है। फिर है वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो अभी 2024 में टोटल 132 लोगों को जो है वो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये पुरस्कार देंगी और इसमें क्या होगा, 5 जो है वो पद्म विभूषण जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, 17 है पद्म भूषण और 110 ये है यहाँ पर पद्मश्री। इनके लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है पद्म पुरस्कार के नाम से, इसको आप सर्च कर सकते हो बाय रवि सर। और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल वीडियो देखने के लिए मिलेगी किसकी, पद्म पुरस्कारों की। फिर किस राज्य में भारतीय नौसेना के दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन स्थापित होगा? तो देखिए भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाला जो संचार स्टेशन है वो स्थापित होगा तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कब तक ये बनकर तैयार होगा? तो तेलंगाना का जो विकाराबाद जिला है तो वहाँ पर 2027 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये तो है दूसरा, तो पहला कौन सा है? तो पहला आपका तमिलनाडु में है, ये आप ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय नौसेना इन स्टेशनों का इस्तेमाल करके जहाज और पनडुब्बियों से संचार के लिए वेरी लो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी, तो ये बेसिकली इसका पर्पज है। अगला क्वेश्चन है आपका, नियमित देश ने किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए बच्चों के लिए मलेरिया के लिए एक टीका है, इसका इस्तेमाल या फिर आप कहें इसके लिए कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की है कैमरून ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो 22 जनवरी 2024 से इस अभियान की शुरुआत की गई है और इसमें लक्ष्य क्या होने वाला है कि वर्ष 2024 और अगले साल यानी कि 2025 में कैमरून से लगभग 2.5 लाख बच्चों का टीकाकरण करना। और इसमें जिस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा वो है मॉस्क्यूरस वैक्सीन, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि ये दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इसकी थीम है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस वर्ष की जो हमारे चीफ गेस्ट थे ये कौन थे? तो ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि हैं इमैनुअल मैक्रोन, ध्यान रखेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं की त्रिसेवा यानी कि जो थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना है, उन सभी ने यहाँ पर भाग लिया है। कहाँ पर? हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी का खिताब मिला है? तो ये किसे मिला है? तो इनका सही आंसर है मणिपुर से नाओरेम रोशिबिना देवी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की बात हुई है, इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा बीजिंग चाइना में। स्थापना इसकी हुई थी 1990 में और राष्ट्रपति ये हैं जोंगवेन गो, या फिर आपके अध्यक्ष हैं इसके जोंगवेन गो। फिर है आपका क्वेश्चन, किस देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? तो ये दुकान खोली जाएगी कहाँ पर? आपका रियाद सऊदी अरब में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब सऊदी अरब की बात करें, राजधानी इसकी रियाद है, राजा यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान, और यहाँ पे जो मुद्रा का इस्तेमाल होता है वो है सऊदी रियाल। फिर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जनरल विपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था बारामूला स्टेडियम, आप ध्यान रखेंगे, और इसका नया नाम ये हो चुका है जनरल विपिन रावत स्टेडियम। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर किस राज्य के डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने सांभर झील में सांभर महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो डिप्टी सीएम है पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी, उन्होंने ही सांभर झील में सांभर महोत्सव का जो है उद्घाटन किया है। कहाँ पर? राजस्थान में। अब आयोजन ये कब से कब तक होगा? तो ये हुआ है 26 जनवरी से 28 जनवरी तक, और सांभर झील एक बेसिकली वेटलैंड है और जिसे वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि ये घोषित किया गया था।
सांभर झील की बात करें तो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अभी रामसर स्थलों की संख्या ये हो चुकी है 80, क्योंकि 2 फरवरी 2024 में जो वेटलैंड डे था वहाँ पर 5 और नई साइट्स को जोड़ा गया, जिसमें 3 आपकी कर्नाटक से हैं और 2 आपकी तमिलनाडु से हैं, ठीक है। और इसी के साथ में सबसे ज़्यादा जो अभी हो चुकी है, कहाँ पर हो चुकी है, तमिलनाडु में ये हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस ये स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस ये होगा आपका मध्य प्रदेश उज्जैन में, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है? भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेशों में छात्रों, शिक्षकों और औद्योगिक श्रमिकों को लाभ देना, ये इसका उद्देश्य। और इसका जो नाम अभी तक बताया जा रहा है वो है डीप टेक रिसर्च, और ये आप ध्यान रखेंगे। और ये आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बनाया है किसने? भारतीय तटरक्षक बल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसको हम अस्तित्व में लेके आए थे कब? 1 फरवरी 1977 में, लेकिन इसका उद्घाटन ये हुआ था 1978 के 19 अगस्त में। मुख्यालय की बात कर लेते हैं, दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके अभी वर्तमान में राकेश पाल, और आदर्श वाक्य ये है वयम रक्षाम, जिसका मतलब होता है कि हम रक्षा करते हैं। उद्देश्य इसका तटरक्षक के योगदान का सम्मान करना, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये राकेश पाल का नाम है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अभी जो IBACIO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय तटरक्षक बल के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है आपके राकेश पाल। फिर किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर ने विंटर यूथ ओलंपिक 2024 में भाग लिया है? तो ये है साहिल ठाकुर, जो कि अल्पाइन स्कायर है और बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करें, आयोजन हुआ था इनका 19 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। संस्करण था इसका चौथा, और आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया में, और मोटो था इसका ग्रो टुगेदर शाइन टुगेदर। फिर है जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन ये हुआ है आपका युगांडा कंपाला में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 20 से लेकर 22 जनवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ है। G77 की बात करें, स्थापना हुई थी 1964 में। मुख्यालय इसका जिनेवा में है, और इसमें 134 विकासशील देशों का एक गठबंधन है। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मलेरिया मुक्त घोषित किया है अफ्रीका के एक देश को, जो कि है केप वर्डे। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, केप वर्डे ये अफ्रीका का तीसरा देश बना है। इससे पहले जो 2 देश थे वो थे मॉरिशस 1973 में, और 2019 में था अल्जीरिया। अब ये तो अफ्रीका का तीसरा है, लेकिन अगर हम बात करें दुनिया का, तो दुनिया का ये 43वां देश है। WHO की बात करें, स्थापना हुई थी 1948 में, मुख्यालय जिनेवा में है, और अध्यक्ष तो हैं टेड्रोस एधनॉम। अगला क्वेश्चन है आपका, रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब 8वीं बार ये जीता है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है IUCN जो है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने किस प्रजाति को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो ये है आपका हिमालयन वुल्फ। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, हिमालयन वुल्फ को आप तिब्बती भेड़िया के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये बेसिकली जो है ना, ये चाइना, नेपाल, भारत, भूटान, इन सभी एरिया में, मतलब इनके कुछ हिस्सों में आपको देखने के लिए मिलता है। IUCN की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है, और ये हर 4 साल में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस को आयोजित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने देश की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस A वैक्सीन लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हैविश्योर। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसको लेंगे कैसे? तो देखिए, 2 खुराक वाला ये टीका है। पहली खुराक जो है वो 12 महीने से कम उम्र में दी जाती है,
और दूसरी खुराक की बात करें तो पहली खुराक से कम 6 महीने के बाद ये दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो कि खंजर 2024 का 11वां संस्करण ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। आयोजन स्थल क्या था? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ये हुआ है और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है पैराशूट रेजिमेंट के द्वारा और किर्गिस्तान की तरफ से है स्कॉर्पियो ब्रिगेड का। किर्गिस्तान की बात करें, राजधानी है बिश्केक, मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम, राष्ट्रपति तो यह सदीर जापारोव। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण ये किस देश के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मिस्र के बीच में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए दूसरा संस्करण था, पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें मिस्र की तो देखिए इसकी कैपिटल है काहिरा। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट थे। मुद्रा है यहाँ पर मिस्र पाउंड, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने कितनी वर्षीय कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई है 16 वर्षीय कम बच्चे अब कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ पाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखिए आए दिन जो है आत्महत्या के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। जैसे आपने IIT JEE में सुना होगा कोटा का नाम, इसमें इसके अलावा आग की घटना, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है ये फैसला लिया गया है। अगर कोई भी कोचिंग संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको 1 लाख तक का जुर्माना यहाँ पर लगाया जा सकता है। फिर आदित्य विजय ब्रह्मण्य को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो ये 19 बच्चों को दिया गया जिसमें 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं और इसमें एक मरणोपरांत ये दिया गया किसको? इनका नाम है आदित्य विजय ब्रह्मण्य जो कि बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। फिर युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किया गया नाटो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसमें नाटो में क्या हुआ है कि 31 देश और स्वीडन इसमें शामिल होंगे और ये आप ध्यान रखना है। और नाटो की बात करें तो स्थापना हुई थी 1949। सदस्य देश है इसके 31 और 31वां लेटेस्ट बना है फिनलैंड, लेकिन अभी स्वीडन को बनाने की यहाँ पर बात चल रही है। मुख्यालय इसका ब्रसेल्स में है और महासचिव यह है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों पर छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छतों पर सौर पैनल को स्थापित करना है। शुरुआत इसकी हुई थी 22 जनवरी 2024 में और इसकी जो पात्रता है वो क्या है कि ये योजना बेसिकली कम आय वाले और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी और आवेदक जो है वो 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और भारत का स्थायी नागरिक वो होना चाहिए। फिर केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप का नाम है अनुवादिनी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? तो सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है और इसकी स्थापना ये NEP यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी 2020 की सिफारिशों के तहत की गई है। फिर है उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित की गई हैं डॉक्टर रितु करिदल और साथ ही में नवीन तिवारी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए रितु करिदल ये तो अगर हम बात करें भारतीय वैज्ञानिक हैं और वहीं अगर हम बात करें नवीन तिवारी तो ये इनबॉमी के संस्थापक और CEO हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2024 में सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय यानी कि शाब की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आयोजन स्थल क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टेडियम सेंटर जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसकी विविध योजनाओं में सामाजिक अंशेषण के संस्थागत बनाने में मार्गदर्शन करना। फिर है
कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? तो इसमें आपका जो शीर्ष पर कंट्री है ये है आपकी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी। वही हम टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें नाम आता है डेनमार्क का, फिनलैंड का और न्यूजीलैंड का। और इसको जारी किसने किया था? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया। भारत की रैंक थी 93rd और 2022 में रैंक थी 85th। आखिरी स्थान ये है सोमालिया का जो कि है 180। फिर है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का चौथे संस्करण का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला चरण तो होगा 2 से 6 फरवरी में, कहाँ पर? लद्दाख में। और दूसरा चरण ये होगा जम्मू कश्मीर में। कब से कब तक? 21 से लेकर 25 फरवरी के बीच में। शुभंकर इसका स्नो लेपर्ड शीन एशियन यानी कि शान, और इसकी जो संस्करण है वो चौथा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं चंपई सोरेन, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। चंपई सोरेन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की बात करें, राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, राज्यपाल तो ये है CP राधा कृष्णन। फिर 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 ये किसने पेश किया है? तो अगर हम बात करें अंतरिम बजट 2024 तो ये पेश किया किसने? निर्मला सीतारमण जी ने, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए अंतरिम बजट ये जो है चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान यहाँ पर होता है। देखिए अभी इलेक्शन होने वाले 2024 में, तो उससे पहले जो है हमने कुछ महीनों के लिए मतलब 2-3 महीनों के लिए एक बजट पेश किया जिसमें पूरे 3 महीनों का खर्चा यहाँ पर पूरा पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। इसके बाद जब नई सरकार का गठन हो जाएगा तो पूर्ण बजट यहाँ पर आएगा, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपको ध्यान रखना है कि इंतरिम बजट किसने पेश किया? तो ये किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। फिर 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट में जो है किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा अधिक बजट जो है वो आवंटित किया गया है? तो ये बजट आवंटित हुआ है रक्षा मंत्रालय को, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कितना हुआ है? तो ये हुआ है 6.1 लाख करोड़। और दूसरे नंबर पर आता है नाम किसका? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसको मिला है 2.78 लाख करोड़ का। अंतरिम बजट ये पेश किया निर्मला जी ने और ये बनी है लगातार 6 बजट को पेश करने वाली दूसरे वित्त मंत्री। इससे पहले ये रिकॉर्ड था किसके नाम? मोरारजी देसाई के नाम पर। फिर 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो ये मिला है संस्कृति मंत्रालय की झांकी को, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। झांकी की थीम क्या थी? तो थी भारत लोकतंत्र की जननी। सर्वश्रेष्ठ राज्य में मिला है उड़ीसा को, और झारखंड इसकी जो थीम थी उड़ीसा की वो थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो मतलब सबसे अच्छा जो झांकी है राज्य की वो है उड़ीसा की। थीम है इसकी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ध्यान रखेंगे। 2024 में जो मुख्य अतिथि थे तो वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि थी इमैनुअल मैक्रोन, और थीम थी इसके विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। फिर है 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे कि बिहार राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल ये है राजेंद्र आर्लेकर। फिर समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित हुआ है आपका गुजरात के कच्छ में, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शुभारंभ हुआ है इसका किसके द्वारा? पुरुषोत्तम रूपाला जी जो कि हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। उद्देश्य है इसका रोजगार सृजन और समुद्री उत्पादन के विविधीकरण के विकल्प के रूप में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है BHU में, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न जाति जनजातियों के करीब 50,000 नमूनों को एकत्र करना, और ये जो BHU के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को मशीन यहाँ पर लगाई गई थी। BHU की बात करें, स्थापना हुई थी 1916 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये है हमारे पेड PDF जो कि है आपकी एक है पॉलिटी की, जिसमें 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं, और इसके अलावा ये है आपकी करंट अफेयर की जो लास्ट 12 मंथ की आपके लिए यहाँ पर अपडेट की जा चुकी है। जल्द ही यहाँ पर आपका
जनवरी 2024 को भी अपडेट कर दिया जाएगा, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, यहाँ पर जाकर आप इन सभी को परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जाइए वेबसाइट पर, जो कि www.ravibookspdf.com, यहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है रवि स्टडी IQ GK, इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, जहाँ पर आपको डेली क्विजेस देखने के लिए मिलेगा। अभी आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा, जल्दी इसमें भी सभी टेस्ट को हम अपलोड कर देंगे, तो ये भी आप यहाँ पर इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो अब हम वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर है भारत में पहली बार किस राज्य में उत्तरी अमेरिकी पक्षी जिसका नाम है लाफिंग गुल ये देखा गया है? तो ये देखा गया है कहाँ पर? केरल के कासरगोड में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, इसको लाफिंग गुल कहते क्यों है? क्योंकि जो इसकी हंसी जैसी आवाज़ है उसी के संदर्भ में इसको लाफिंग गुल ये नाम दिया गया है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम यह है ल्यूकोफियस एट्रिकिला, और IUCN की अगर हम बात करें इसमें स्टेटस, तो इसमें इसका स्टेटस है कम चिंताग्रस्त, यानी कि लीस्ट कंसर्न। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी ये कौन सी बनी है? तो ये बनी है टोयोटो। जो कहाँ की कंपनी है? ये एक जापानीज़ कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो टोयोटो है जापान की कंपनी, ये बनी है दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी। अगर हम बात करें पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन सी कंपनी है? तो ये है आपकी वॉल्क्सवैगन, जो कि जर्मनी की है, और पहले नंबर पर आती है टोयोटो, जो कि लगातार 4 साल से दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, इसका सही आंसर है लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अभी जो है ना वो हिम तेंदुओं को लेकर एक गणना की गई है, और उसमें ये देखा गया है कि किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर तेंदुए देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें सही आंसर होगा इसका लद्दाख, कि लद्दाख में 470 जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे क्या? हिम तेंदुए। फिर है नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने जनवरी 2024 में किस समूह से अलग होने की घोषणा की है? तो देखिए, अगर हम बात करें नाइजर की, माली की, बुर्किना फासो, ये तीनों ही जो है अफ्रीकन कंट्री है, और इन्होंने अभी जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं इकोवास, इससे बाहर होने की जो है वो घोषणा, या फिर आप कहें अलग होने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम बात करें इकोवास यानी कि पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय की, तो मुख्यालय है इसका अबूजा, नाइजीरिया में। स्थापना हुई थी 1975 में, और इसका उद्देश्य है पश्चिमी अफ्रीकी देशों के बीच में आर्थिक एकीकरण, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। फिर उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसमें जो शीर्ष पर राज्य है वो है आपका केरल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इस रिपोर्ट को जारी किया शिक्षा मंत्रालय ने। अगर हम बात करें कुल नामांकन की, तो टॉप पर आता है यूपी, दूसरे पर आता है महाराष्ट्र, लेकिन वही अगर हम बात करें महिलाओं में नामांकन, तो पहले पर है केरल और दूसरे पर है तेलंगाना। फिर एक केरल के कन्नूर में चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है मधिका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, लास्ट सिर्फ यही 2 व्यक्ति बचे हैं जो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये चकलिया समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर किस राज्य ने यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल की शुरुआत ये किसने की है? पंजाब सरकार ने, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पंजाब की बात अगर हम करें, राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है भगवंत मान, राज्यपाल इसके पहले बनवारी लाल पुरोहित थे, लेकिन अभी जो है ये इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? तो मलेशिया के 17वें राजा ये बने हैं कौन? सुल्तान इब्राहिम, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब मलेशिया की बात करें, राजधानी है कुआलालंपुर, यहाँ की जो मुद्रा है वो है मलेशियाई रिंगिट, और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के अनवर इब्राहिम। फिर एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक ये हैं संजीव कुमार जोशी, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, और जो हमारे सीडीएस हैं देश के जनरल अनिल चौहान, इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लॉन्च किया, जिसको लिखा है संजीव कुमार जोशी जी ने। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार ये राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं कोमोरोस के। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कोमोरोस की बात करें तो एक अफ्रीकन कंट्री है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है कोमोरियन फ्रैंक, और राजधानी की बात करें तो ये है इसकी मोरोनी। फिर है भारत के किस स्थान पर छिपकली की एक नई प्रजाति अगस्त्यागामा एच इसकी खोज हुई है? तो इसकी खोज हुई है पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी जिसका नाम है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। इसका आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में कहाँ पर? भारत मंडपम में। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो एक ऑटोमोबाइल एक्सपो है। इसकी मेजबानी उद्योग संघों के द्वारा की जा रही है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य संपूर्ण गतिशीलता और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य है 2030 तक भारत में उत्पादित लगभग 30% दोपहिया वाहनों का निर्यात करना। ये इसका बेसिकली यहाँ पर लक्ष्य है। फिर एक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इनका नाम है रोमेश भट्टाचार्य जी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असन्य वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है साल 2024 को। ऑप्शन नंबर बी। फिर एक किस राज्य सरकार ने 5 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए बेसिकली मतलब फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान को शुरू किया है? तो ये किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में शुरू किया जाएगा। 2027 तक केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश को फलेरिया रोग से मुक्त करना है, और इसका उद्देश्य क्या है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो गंभीर बीमारियों से कोई भी इंसान जूझ रहे हैं उन सभी को छोड़कर बाकी सभी लोगों को जो ये है दवाई को खिलाना। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसलमेर राजस्थान के पोखरन रेंज में किसके द्वारा 17 फरवरी को मेगा अभ्यास जो कि है वायु शक्ति 2024 इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो ये अभ्यास होगा 17 फरवरी को, इसमें कौन कौन से फाइटर प्लेट जो हैं यहाँ पर भाग लेंगे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो इसमें जो है राफेल, जगुआर, मिराज, सुखोई ये सब इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान ये सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। फिर किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया है कहाँ पर? फरीदाबाद, हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। आयोजन स्थल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फरीदाबाद में होगा। आयोजन होगा इसका 2 से 18 फरवरी के बीच में। उद्घाटन किया है राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने, और भागीदार देश इसमें है कौन सा? तंजानिया। फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया है 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो थीम है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग यानी कि आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। अभी देखिए, पहले इसमें 75 हमारे देश में रामसर स्थल थे, लेकिन अभी ये बढ़कर हो चुके हैं कितने? 80। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये है आपके तमिलनाडु में। फिर जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, टॉप पर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है तमिलनाडु, देन हरियाणा है, और इनका आयोजन हुआ था 19 से लेकर 31 जनवरी के बीच में तमिलनाडु में, और ये इसका 6वां संस्करण था। और शुभंकर क्या है इसमें? इसका वीरा मंगई रानी वेलु नाचियार। फिर 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया स्कॉटलैंड के एक 2 वर्ष के बच्चे ने, जिसका नाम है कार्टर डलास।
माउंट एवरेस्ट की बात करें तो पहली चढ़ाई हुई थी 29 मई 1953 को। किसने की थी? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने। और इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की वो है 8,848.86 और इसका जो स्थानीय नाम है यानी कि लोकल नाम, नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा के नाम से। फिर है एलन मस्क की किस कंपनी ने न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार जो है वो चिप लगाई है? वो लगाई है न्यूरा लिंक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। न्यूरालिंक की बात करें, सीईओ हैं जेरेड बिरचेल। स्थापना हुई थी 2016 में। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में। संस्थापक हैं इसके एलन मस्क। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफेरेंट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया है? तो ये है पूरे 5 देश। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब वो 5 देश कौन कौन से? तो ये है, इसमें आपका डेनमार्क आ जाएगा, लिथुआनिया है एक, और एक है आपका पोलैंड, फिर एक सऊदी अरब और एक है आपका थाईलैंड। इन 5 देशों को जो है वो सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। ट्रांसफेट क्या होता है? तो वसा की अगर हम बात करें, ट्रांसफेट की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का असंतृप्त वसा है जो या तो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है या फिर हाइड्रोजनीकरण नामक औद्योगिक प्रक्रिया के कारण से ये उत्पादित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2024 में कपड़ा मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया है? तो ये हुआ है राजस्थान के कोटा में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। आयोजन स्थल तो ये हुआ है 3 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में। और उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है महिलाओं के बीच में फिटनेस जागरूकता बढ़ाना और उन्हें स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करना। ये बेसिकली इसका उद्देश्य यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसका, पौंडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो पौंडुचेरी के जो नए मुख्य सचिव बने हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शरद चौहान। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर फरवरी 2024 में भारत की कितनी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया है? तो ये टोटल कितनी है? 5 आर्द्रभूमि हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। पहले रामसर साइट हुआ करती थी 75 और अब ये बढ़कर हो गई हैं 80। अब वो कौन कौन सी? तो ये अंक समुद्र जो कि कर्नाटक में है, अग्रनाशिनी जो कि कर्नाटक में है, मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व ये कर्नाटक में है, कराईवेटी ये तमिलनाडु में है और लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 ये आपका तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है? तो ये कौन है? इनका नाम है दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उद्देश्य सर्वत्र प्राकृतिक आपदाओं के दौरान 2 क्षेत्रों के बीच में मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और बहते पानी पर पुल बनाने में सेना की सहायता करना। अगला है, किस राज्य में स्थित सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो ये स्थित है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? तो वो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा है साल 2047 तक। ऑप्शन नंबर सी ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी 2024 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ ये कहाँ किया है? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। फिर आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कब से कब तक? 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच में। उद्देश्य क्या है इसका? तो क्षेत्र में विविधता, नवाचार और स्वास्थ्य सेवा वितरण पर जोर देते हुए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना। ये इसका बेसिकली यहाँ पर उद्देश्य होने वाला है। फिर ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाला प्रतिष्ठित ब्लादवत्निक पुरस्कार कुल 9 वैज्ञानिकों को दिया गया। 3 इनमें से भारतीय थे। इनके नाम क्या है? तो नाम है इनके प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत। इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है और इन्हें रसायन, भौतिक और जीवन विज्ञान में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किस राज्य में समाइली परियोजना का उद्घाटन किया है?
तो ये क्या है, उड़ीसा के संबलपुर में, ऑप्शन नंबर डी। इसका उद्देश्य क्या है कि जो समाइली या फिर आपका ये जो मंदिर है ना यहाँ पर, उसका पुनरुत्थान करना, उसमें अत्याधुनिक अनुभव प्रदान करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। और समाइली की यहाँ पर फुल फॉर्म है जो कि समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल। फिर एक किस मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक के लिए 14 तेज गश्ती नौका के अधिग्रहण के उद्देश्य से 24 जनवरी को मंचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके द्वारा किए गए हैं? ये किए हैं यहाँ पर अभी हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। फिर 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा ताइवान के यंग लियू को, ऑप्शन नंबर ए। फिर भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सवैगन के ये चेयरमैन है लांग सियू, और इन्हें ही जो है पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की मशहूर पहली महिला महावत व एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये किस राज्य से है? तो इनका संबंध है असम से, ऑप्शन नंबर ए। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी 2022-23 के पंचायती राज संस्थाओं की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उसमें शीर्ष पर है आपका कौन सा राज्य? ये है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में ये राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत हुई थी इसकी। और ये हम क्या करते हैं कि 73rd वाला जो संविधान संशोधन है, ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दिया गया था। फिर यहूदी और नाजीवाद के लाखों पीड़ितों के नरसंहार की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस 2024 से कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हमने 27 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए। फिर किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो ये है श्रीजा अकुला, जो कि कहाँ से है? तेलंगाना से है, ऑप्शन नंबर ए। फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के द्वारा आयोजित समारोह में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को, यानी कि बोथ A एंड B यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। BCCI की बात अगर हम करें, अध्यक्ष हैं रोजर बेन्नी, सचिव हैं जय शाह, मुख्यालय है इसका मुंबई में, और स्थापना ये हुई थी दिसंबर 1928 में। फिर वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 ये किसने जारी की है? तो ये जारी की है वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जो 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाला एक अर्ध दशक यहाँ पर साबित हो सकता है। फिर बियॉन्ड बेसिक शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ये 2023 किसने जारी की है? तो ये जारी की है NGO, जिसका नाम है प्रथम, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इस शिक्षा की वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट होती क्या है? तो देखिए, इसका बेसिकली क्या उद्देश्य होता है कि ये समझना कि ग्रामीण में कितने बच्चे जो हैं वह भारत में नामांकित हैं और उनमें से कितने बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और वो क्या सीख रहे हैं, ये बेसिकली इसका उद्देश्य होता है। फिर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो किस लॉन्च व्हीकल से इनसेट 3DS उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा GSLV F-14 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इनसेट की कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेते हैं, ये होती है इंडियन सैटेलाइट, आप ध्यान रखेंगे। इसरो की बात करें, स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु में है, अध्यक्ष इसके S सोमनाथ और संस्थापक है विक्रम साराभाई। और इसका जो उद्देश्य है वो है मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार करना। फिर किस देश ने पहला FIH 5S पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहाँ पर हुए थे? मस्कट में हुए थे। विजेता टीम है यहाँ पर नीदरलैंड और उप विजेता ये है मलेशिया। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इससे कुछ दिनों पहले ही अभी महिला विश्व कप भी हुआ है, वो भी किसने जीता है? नीदरलैंड ने ही जीता है। फिर किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा? तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका असम के डिब्रूगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए।
उद्देश्य क्या है इसका? प्राकृतिक रूप से रोगों का इलाज करना। और इसका आधारशिला किसने रखी है? आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। फिर एक किस राज्य सरकार ने उंगले थेड़ी उंगल ओरल योजना इसकी शुरुआत की है? तो ये की है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? लोगों से बातचीत करना और उनकी शिकायतों का समाधान करना। और इसका मतलब होता है आपके दरवाजे पर सेवाओं को लाना। फिर है भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कर्नाटक के मंगलोर में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। आयोजन तिथि क्या है? 16 से 18 फरवरी 2024। आयोजन स्थल है इसका मंगलोर में। नेतृत्व किया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वेस्टर एसोसिएशन ने। और उद्देश्य है उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उनका पोषण करना। फिर है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? तो यह है 5.8। ऑप्शन नंबर ए। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो देखिए राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से ज़्यादा होता है और इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है। और इसे घटाने का मतलब है कि सरकार गैर ज़रूरी खर्चों पर कटौती कर सकती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत किस मंत्रालय ने पौंडुचेरी में ओरीवेले अनुभव यात्रा का आयोजन किया है? तो ये किसने किया? तो ये क्या है हमारी शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों हुई है? तो बेसिकली जो NEP 2020 है, G20 नेताओं की घोषणा, श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती और इन सभी विषयों पर शैक्षिक सह सांस्कृतिक दौरे की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए इस पहल की शुरुआत की गई है। फिर एक किस राज्य सरकार ने जिम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल इसकी घोषणा की है? तो ये की है कौन से राज्य ने? ये है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? जिम्मेदार डिजिटल और गेमिंग क्षेत्रों में सक्षम और या फिर संयम और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना। फिर है भारत में पहली बार केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान अपनी प्रयोगशाला में किसका मांस विकसित करेगा? तो ये मांस विकसित करेगा एक मछली का। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान की, तो स्थापना हुई थी 1947 में। मुख्यालय इसका कोच्चि केरल में है और निदेशक है इसके डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। ठीक है, तो ये थे आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अभी तक के हुए हैं। इनमें से हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अभी इसके और पार्ट भी आएंगे। हर हफ्ते आपके लिए एक वीडियो आएगी जिसमें आपका पूरा 2024 यहाँ पर साथ साथ कवर होता हुआ चलेगा। टोटल 5000 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी जाएगी, तो वहाँ पर आप सभी पार्ट्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम आते हैं अपने टेस्ट की तरफ। तो आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपका है कि देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और इसके अलावा आप हमारी PDF को परचेज़ कर सकते हैं। ई-बुक है हमारी करंट अफेयर की और साथ ही में पॉलिटी की। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।